तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल कहानी नहीं सुना पाया चूँकि फिर वही पावर कट की दिक्कत थी और इन्वर्टर वगैरह तमाम चीज़ें डिस्चार्ज थे। बनते बनाते फिर रात के 8 बज गए और फिर मुझे लगा कि क्या ही सुना है, एक दिन का आराम भी ज़रूरी है। लेकिन आज से कहानी उम्मीद यही है कि रेगुलर बेसिस पे आएंगे, तो मुझे लगा फिर से आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि कई ऐसे भाई हैं जो रेगुलर सुनना चाहते हैं, कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, कई लोग फ़ोन भी कर देते हैं कि भाई आज कहानी क्यों नहीं आई। तो मुझे लगा सार्वजनिक मंच पे ही यहीं से बता दूं कि पावर कट की दिक्कत थी और बिना पावर के कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वर्टर वगैरह से नहीं चल पाती, चूँकि एक हैवी पीसी लगता है एडिटिंग के लिए और लाइटिंग सेटअप, तमाम चीज़ें, कैमरा चार्ज करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत थी। तो मुझे लगा शायद आज नहीं सुना पाऊँगा। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। 27 तारीख की बात है और कायदे से कहें तो सितंबर शुरुआत की ही बात है। अचानक से खबर सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ चैनल, अलग अलग जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं उनके माध्यम से आप तक पहुंची। खबर बड़ी अजीब थी। उसको सुनने के बाद हमें एक बार यकीन भी नहीं हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता। खबर थी कि अचानक से पेजर फट रहे हैं। अब पेजर फट रहे हैं, ये बात जैसी हमने सुनी हमें यकीन नहीं हुआ। खैर, लेकिन जब पेजर फटने की बात निकल के सामने, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये कहानी आप जान चुके हैं। तो एक खबर ये मिली कि इसमें मोसाद का हाथ है। अब हम सभी जानते हैं कि जिस काम में मोसाद का नाम आ जाए कि इसमें मोसाद का हाथ है या फिर मोसाद ने कोशिश की, फिर हम उसके पीछे पहली बात तो शक नहीं करते। हमारे जहन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आता कि मोसाद कर सकता है कि नहीं कर सकता। कोई भी ऑपरेशन हो, अगर आप ये सुने कि मोसाद ने किया है, तो फिर हमारे अंदर ना डाउट होता है, ना कोई शक, ना कोई संदेह। भाई मोसाद ने किया है और बोला है तो किया ही होगा। अब पेजर की बात जैसे ही खत्म हुई, उसके बाद वॉकी टॉकी फटने लगे। अब ये तमाम चीज़ लगातार होती रही, लगातार हिजबुल्लाह और बाकी जो इजराइल के दुश्मन थे उनको हैरान करती रही कि आखिर इजराइल कहाँ कहाँ घुसा बैठा है। कभी वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे पेजर बनने को कहा गया था, जहाँ ऑर्डर दिया गया था, वहाँ पे पहुँच के उसने मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा काम किया कि अचानक से एक मैसेज पहुँचता है, उसके बाद पेजर फट जाता है। फिर सेम तरीके से वॉकी टॉकी फटा। उसके बाद 25-26 की बात है, जब इजराइल के प्रधानमंत्री यूएन में थे, यूएन में मीटिंग चल रही थी, इसी दौरान उन्होंने एक स्पीच दी, एक वीडियो मैसेज जारी किया। और जैसे ये मैसेज जारी किया, कुछ लोगों ने इसे हल्के में लिया और शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद से अचानक से हिजबुल्लाह के ठिकाने लेबनान पे एक एक करके 80 टन बम गिरते हैं। 80 टन बम जब गिरते हैं अचानक, कोई कुछ समझ नहीं पाता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में 2-4 मिनट बाद जब थोड़ी बहुत शांति होती है, कुछ लोग भाग के जाते हैं देखने, पता चलता है कि वहाँ पे एक 30 फीट गहरा गड्ढा है। एक बिल्डिंग जो कई मंजिला थी वो 30 फीट गहरे गड्ढे में बदल चुकी थी। कुछ चीखने की आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद जब अच्छे से चेक किया गया, मलबे को हटाया गया, तो लगभग 90 लोग घायल मिलते हैं, 6 लोगों की लाशें मिलती हैं और इसी में से एक हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह था। अब ये खबर जैसे ही निकल के सामने आई, तमाम लोग हैरान थे। सब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर हसन नसरल्लाह कैसे मारा गया। आखिर इजराइल और मोसाद को कैसे पता चला कि हसन नसरल्लाह यहीं पे छुपा बैठा है। क्योंकि लगभग कई महीनों से या फिर कायदे से कहे साल 2006 से ही जो हसन नसरल्लाह है वो अपने किसी भी ठिकाने पे ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, कभी कहीं और कभी कहीं और वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके पास जा रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ रहेगा, अगली मीटिंग उसकी कहाँ होगी, किससे बात करेगा, क्या खाएगा, उसके स्टॉप में कौन कौन होगा, ये किसी भी शख्स यानी कोई भी हो उसके लिए पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। क्योंकि हिजबुल्लाह का एकमात्र टारगेट अगर था इजराइल से दुश्मनी करना या फिर उससे बदला लेना, तो दूसरा टारगेट ये था कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है इसके बारे में कहीं से इंफॉर्मेशन लीक ना हो। लेकिन इसके बावजूद इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने निकाला लोकेशन और फिर उड़वा दिया। तो ये कैसे हुआ और पूरी कहानी क्या है अब आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा नसरल्लाह की हिस्ट्री जान लें और ये जान लें कि इजराइल के सर के लिए इतना दर्द क्यों बना हुआ था। तो इस कहानी को कायदे से जानने के लिए आपको कई 100 साल, मतलब कायदे से कहें तो लगभग 50 साल पीछे जाना होगा।
50 से 60 साल। बात 1970 के आसपास की है। इज़राइल और बाकी उनके पड़ोसियों से जो उनके ताल्लुकात थे वो आपको पता ही कैसे थे, कैसे नहीं थे। फ़िलिस्तीन से अक्सर उनकी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता था, झगड़ा होता था। उसी दौरान एक संगठन था PLO, यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। PLO ने साल 1978 में इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। हमला आसमानी था, क्योंकि इन दोनों देशों में ज़्यादातर सैन्य लड़ाइयाँ नहीं हुई, ज़्यादातर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट, यही चीज़ें दागी गई। साल 1978 में PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जब एयर स्ट्राइक की इज़राइल पे, और जिस रॉकेट को दागा वो रॉकेट एक बस पे गिरता है। अब ये रॉकेट जब बस पे गिरा उसके बाद टोटल 20 लोग मारे गए, कायदे से कहें 38 लोग, जिनमें से 20 छोटे बच्चे थे। 20 छोटे बच्चे, बाकी कुछ और स्टाफ के लोग, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, कुछ महिलाएं, शायद स्कूली बस थी। टोटल 38 लोग मारे गए। अब इज़राइल को एक तरह से चैलेंज था कि 38 लोग मारे गए हैं तो कुछ कार्रवाई करनी है। 1978 में जो इज़राइल की सेना है फिर फ़िलिस्तीन में घुसना शुरू करती है और कायदे से लेबनान में घुसना शुरू करती है। लेबनान ने इज़राइल पे मारा था 38 बच्चों को, कायदे से 20 बच्चों को और बाकी 18 अन्य लोगों को। तो लेबनान ने जब इज़राइल पे अटैक किया, जवाब में इज़राइल की जो सेना है फिर लेबनान में घुसना शुरू करती है। 3 मंथ तक, यानी 3 महीनों तक जो इज़राइल की सेना है वो लेबनान के अंदर ही रहती है, अपनी सैन्य कार्रवाई को करती है। जो PLO के लोग थे, बाकी लोग थे, उनको पीछे ढकेलती है और 3 महीने बाद फिर वापस लौट आती है। उसके बाद एक उम्मीद की शायद जो PLO के लोग हैं, जो लेबनान के वहाँ के उग्रवादी हैं, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोबारा फिर से लेबनान की तरफ से अटैक किया गया, फिर से इज़राइल की तरफ से कुछ लोग मारे गए। इसी के बाद साल 1982 में, यानी 4 साल बाद, इज़राइली जो फ़ौज है यानी IDF वो फिर से घुसती है और इस बार इतना पीछे लोगों को करती है कि ये लोग बैरूत तक पहुंच जाते हैं। अब बैरूत तक जब पहुंचते हैं और उसमें कई लोग मारे गए, कायदे से कहीं कई हज़ार लोग, इजराइल सेना ने बहुत बुरी तरीके से नरसंहार किया था। अब इजराइल की सेना ने बुरी तरीके से जब नरसंहार किया तो वहाँ पे जो लोग थे ज़्यादातर सिया मुसलमान थे। जब कई हज़ार सिया मुसलमान मारे गए तो फिर इन्होंने एक संगठन बनाया और इस संगठन को कहा कि आप हमारी आवाज़ को उठाइए, और इसी संगठन का नाम हिजबुल्ला था। हिजबुल्ला का काम इजराइल का विरोध करना था, इजराइल को पीछे ढकेलना था और साथ ही इजराइल से सरकारी तौर पे ना लड़के गैर सरकारी तौर पे लड़ना था। अब हिजबुल्ला का गठन हो गया, लेकिन अब बड़ी दिक्कत थी कि भाई हिजबुल्ला को लड़ने के लिए पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, मुँह से तो अब लड़ाई होती नहीं है। आपके अंदर कितना भी बाहुबल, कितना भी जोश, अब सामने वाला मिसाइल मार रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? तो फिर ये क्या करें? तो इन्होंने फिर अपने जैसे को खोजा। अब अपने जैसे इनको कौन मिला? तो वो मिला ईरान। ईरान से इन्होंने बातचीत की और कहा कि हम सिया मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, इजराइल जो है सिया मुसलमानों को मार रहा। और उस टाइम भी जो ईरान था वो उनके अंदर एक तरह से इस्लामीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे ईरान ने फिर एक तरह से सेफ गेम खेला। ईरान की आदत है हमेशा फ्रंट पे न रह के पीछे से किसी को उकसा के लड़ता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको फिर बताऊंगा। जब ईरान ने हिजबुल्ला से हाथ मिलाया तो उसने कहा कि देखो, हम तुम्हें कुछ सैनिक वैनिक तो नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है तो हम अपने सैनिकों को भेज देंगे और कहेंगे कि जाओ इजराइल से लड़ लो। हाँ, हम तुम्हारे जो लड़ाके हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं और पैसे वगैरह दे सकते हैं। हिजबुल्ला ने कहा ठीक है, आप पैसे और ट्रेनिंग दे दो, बाकी हम देख लेंगे। इसके बाद से ही अब ईरान ने ट्रेनिंग और पैसे देना शुरू किए। हिजबुल्ला का गठन हुआ। जब पैसे ज़्यादा हुए तो फिर हिजबुल्ला ने सोचा कि यार सरकार में घुसो, क्योंकि सरकार में जब तक हम नहीं जाएंगे तो फिर हम अपने देश में एक अलगाववादी नेता या फिर अलगाववादी छवि के रूप में होंगे। तो इन्होंने अपने प्रमुख नेताओं को पैसे दिए चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उसमें इंटरफेयर किया। इस वजह से जो लेबनान की गवर्नमेंट है चाहकर भी मजबूर है
हिजबुल्लाह के विरोध नहीं कर सकती, अगर वो करना भी चाहे इनकेस, हालांकि करती भी नहीं है, लेकिन करना चाहे तो नहीं कर सकती। तो साल 1982 से ही ईरान हिजबुल्लाह का समर्थक रहा है, लेकिन हर बार उसका यही स्टैंड है कि मैं सैनिक नहीं भेजूंगा, आपको पैसे दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। तो जब मैंने कहा कि ईरान हमेशा किसी को फ्रंट रख के पीछे से लड़ता है, और आज भी जब ये 27 तारीख को हमला हुआ और हसन नसरल्ला मारा गया, तो ऐसे हाल में भी ईरान शोक मना रहा। अगर इतना ही हमदर्दी है, इतना ही भाईचारा है, तो क्यों नहीं सैनिक उतारता। खैर, ये तो एक उनकी अपनी मर्जी है, वो क्या करें। हिजबुल्लाह का गठन हो गया, लेकिन अभी तक जो हसन नसरल्ला है उसकी कहानी आपने नहीं जानी। हसन नसरल्ला साल 1960 में पैदा हुआ। 10 भाई बहन थे, 10 में से 9वें नंबर पे था, और इसका जन्म बैरूत में हुआ, एक छोटे से गांव में। बैरूत में ही रहा, लेकिन उसी दौरान गृहयुद्ध हुआ। गृहयुद्ध होने के बाद इसको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। इसी दौरान इसने पढ़ाई वढ़ाई भी की, लेकिन इसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। पढ़ाई करने के दौरान जिस स्कूल में पढ़ रहा था, वो इस स्कूल पे एक लीडर का इन्फ्लुएंस था। इत्तेफाक से वो नेता जो था वो अमल का नेता था। एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम जो चल रही थी। तो यहीं से फिर हसन नसरल्ला ने अमल को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का लगातार वो प्रोटेस्ट करता, लगातार वो गतिविधियों को अंजाम देता। इसी दौरान फिर ये ईरान चला गया साल 1989 में। 1989 में जाने के बाद 1991 में रिटर्न आता है। अब तक इसने हिजबुल्लाह भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मुकाम, कोई ऐसी छवि इसकी थी नहीं। ना ही ज़्यादा नाम, ना ही इजराइल की नज़रों में खटकना, जैसे आमतौर पे लोग ज्वाइन करते हैं वैसे उसने ज्वाइन कर रखा था। लेकिन इसकी किस्मत पलटती है ईरान से लौटने के 1 साल बाद। जब तक ईरान में था, वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा था, वहाँ पे पढ़ लिख रहा था, अपने हिसाब से उसकी जो चीज़ें थी उसको सीख रहा था। तब तक इसका कोई नाम नहीं था। लेकिन इसी दौरान जो हिजबुल्लाह का एक नेता था मुसावी, वो इजराइल की आंखों में खटक रहा था। इजराइल ने रॉकेट हमले में साल 1992 में मुसावी को मार गिराया, और यहीं से फिर जब उसको मारा गया तो फिर ये हुआ कि मुसावी की जगह कौन बैठेगा। तब हिजबुल्लाह के सामने हसन नसरल्ला खड़ा होता और कहता कि मैं बैठूंगा, और उसी के बाद जो हसन नसरल्ला है हिजबुल्लाह का चीफ बन जाता है। चीफ बनने के साथ साथ लगातार वो कई तरह की कोशिशें करता रहा। कई बार इजराइल के ऊपर उसने हमला किया, कई बार विरोध किया, हर बार नुकसान हुआ। लेकिन इजराइल भी इतना लोड इसका ले नहीं रहा था, चूँकि और भी अलग अलग देश थे, 6 अलग देश हैं जिनकी उससे दुश्मनी है। इतना वो लोड ले नहीं रहा था। लेकिन साल 2006 में कई बार समझौते भी हुए। साल 1993 में भी समझौता हुआ था हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच के, कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में फिर हुआ। कई बार ऐसे समझौते होते रहे। लेकिन एक बार फिर साल 2006 में जब इधर से हमला होता है, इजराइल को नुकसान होता है, उस दौरान इजराइल भी हमला करता है राजधानी पे। तब जो हसन नसरल्ला स्पीच देता और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम भी इजराइल की राजधानी पे हमला करेंगे, और यहीं से फिर ये आंखों में खटक जाता है इजराइल के। और साल 2006 से ही इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, इसको मारने के लिए प्लान बनाती रही। साल 2006 से ही वो कोशिश करती रही कि कैसे मारा जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे अंजाम दिया जाए। लेकिन अब मोसाद की अपनी एक कहानी है, अपनी एक थ्योरी है। किसी को मारने पे आ जाए तो साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना भी लग जाए, मोसाद करता है। तो साल 2006 से ही उसने टारगेट बना रखा था, मारना है, लेकिन कुछ जुगाड़ बन नहीं पा रहा था। इसी दौरान जो उड़ती उड़ती खबर अभी तक आई है, और इसके बात को पुष्ट करने के लिए कई सारे ऐसे खबर और हैं जो बताते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब मोसाद की कहीं बात बनी नहीं और कुछ मिला नहीं कि यार कैसे मारे इसको, तो मोसाद ने कहा कि यार हिजबुल्लाह की खबर किसके पास सबसे ज़्यादा होगी। तब पता किया तो पता चला कि हिजबुल्लाह को अगर पैसे और ट्रेनिंग ईरान दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा खबर अगर किसी के पास होगी तो ईरान के पास ही होगी। तो उन्होंने कहा कि काम करो, ईरान में घुसो। उसके बाद जो एजेंट हैं मोसाद के, उन्होंने ईरान में घुसना शुरू किया। ईरान के डिफेंस सिस्टम में घुसा, ईरान की जो खुफिया एजेंसी है उसमें उन्होंने घुसाई। अलग अलग जो तंत्र हैं, जो कुछ खबर रखते हैं, जो वहाँ के डिप्लोमेट हैं, उनके पास वो गए, वहाँ दोस्ती की। 18 सालों में लगातार जो इजराइल की खुफिया एजेंसी के एजेंट यानी मोसाद के एजेंट हैं, ईरान के अलग अलग संगठनों में जाके अपनी जगह बनाते हैं। कोई डिफेंस में जाता है, कोई वहाँ की खुफिया एजेंसी में जाता है,
कोई इस्लामिक गार्ड जो वहाँ की एक एजेंसी है उसमें जाता है, कोई अल-अंसार में जाता है। अलग अलग जगहों पे जाने के बाद बस एक मकसद कि आखिर जो हसन नसरल्ला है वो कहाँ छुपा है। इसके बाद फाइनली सितंबर साल 2024 में मोसाद के एजेंट को पता चलता है कि जो एजेंट है उनके माध्यम से मोसाद को खबर आई किस समय जो हसन नसरल्ला है वो बेरूत में है। अब ये खबर जैसे निकल के सामने आई, फ़ौरन जो प्रधानमंत्री थे उनको फ़ोन किया गया नेतन्याहू के पास। उस समय यूएन में थे, उनको बताया गया कि देखिए वो बेरूत में छुपा बैठा है, कुछ दिन बाद फिर ठिकाना बदल देगा, पता करना मुश्किल होगा, तो आप बताइए क्या करना है। नेतन्याहू ने सीधा सीधा पहले एक दिन पहले चेतावनी दी कि हम बड़ा स्ट्राइक करने वाले हैं, जिसको भागना हो भाग जाए। जो चेतावनी थी वो सिविलियन के लिए थी। उसके बाद अगले ही दिन एयर स्ट्राइक की गई। F-35 5th जनरेशन का एक बेहद रेपुटेड फाइटर प्लेन है, उसके माध्यम से 80 टन लगभग 80 टन जो बॉम्ब है वो उस बेरूत पे, उस बिल्डिंग पे गिराया गया। 30 फीट गहरा गड्ढा हुआ। 2 दिनों तक ये गहमा गहमी बनी रही कि कौन मरा कौन बचा। 2 दिन बाद ही ये क्लियर हो गया कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरल्ला मारा गया। अब ये पूरी कहानी जब मैंने आपको सुनाई तो जहन में एक सवाल आ सकता है कि अगर ईरान इतना ही दोस्त है तो ईरान में फिर मोसाद घुसा कैसे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कई सारे उदाहरण हैं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले कासिम सुलेमानी भी मारा गया था। अब कासिम सुलेमानी कौन है बताने की जरूरत नहीं है, आपने उसकी कहानी सुन रखी होगी। अब उसकी लोकेशन कैसे मिली, जब इसके बारे में पता किया गया तो ये खबर निकल के सामने आई कि यार यहाँ भी जो मोसाद के एजेंट हैं उनको ईरान से ही खबर मिली थी। ईरान में उनकी कुछ घुसपैठी है। एक और शख्स इस्माइल हानिया को बाकायदा एक सेफ हाउस में ईरान में रखा गया था। इस्लामिक गार्ड करके एक एजेंसी है वहाँ की, खुफिया एजेंसी, उसके सेफ हाउस में रखा गया था। आप मान के चलिए कि अगर कोई हमारे देश में रॉ के सेफ हाउस में हो और उसकी सुरक्षा एनएसजी कमांडो कर रहे हो और उसके बाद वहाँ पे उसको मार दिया जाए, तो आप सोच के देखिए या तो हमारे एनएसजी से कोई मिला होगा या फिर हमारे रॉ से। ऐसे ही जो इस्माइल हानिया है वो इस्लामिक गार्ड के खुफिया सेफ हाउस में, अल-अंसार जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है उसके शरण में छुपा बैठा था। अचानक से उसको मार दिया जाता है। तो यहाँ से भी ये खबर निकल के सामने आई थी कि अगर ऐसा हुआ है तो कोई भी ऐसा होगा जो घर का भेदी होगा। हालांकि लाख कोशिश ईरान ने की पता करने की, आज तक वो पता नहीं कर पाए कि आखिर कौन सा ऐसा एजेंट था जो आया, अपना काम किया और काम करके चला गया। क्योंकि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड एक संगठन है वो अपने आप में बहुत पहुंचा हुआ संगठन माना जाता है और उसकी सुरक्षा को भेदना इतना ईजी नहीं होता, बहुत ही पेट्रियाटिक माने जाते हैं। लेकिन उसको भी मोसाद ने भेजा। भेजने के बाद जो अल-अंसार है उसमें अपने एजेंट को शामिल कराया, यानी वहाँ की जो सुरक्षा गार्ड वाली एजेंसी है एनएसजी लेवल की, वहाँ पे भेजने के बाद फिर इस्माइल हानिया को मारा था तेहरान में। और एक बार फिर ईरान में ही उन्होंने अपने एजेंट को डाला। वहाँ से कहा कि पता करो। 18 साल तक वो घुलते मिलते रहे कि आखिर जो हसन नसरल्ला है वो कहाँ छुपा बैठा है। अंत में फिर वहाँ से उसको निकाल के मारा गया। हालांकि अलग अलग लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हिजबुल्लाह संगठन है उसको, चाहे इजराइल हो, चाहे गल्फ कंट्रीज़ हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, इन्होंने टेररिस्ट का एक तरह से ओहदा दे रखा है और सब मानते हैं कि आतंकवादी संगठन है। तो एक आतंकवादी संगठन के चीफ के मरने पे हमारे देश में भी हो हल्ला हो रहा है। कश्मीर में लोग कह रहे हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। तो सोचिए। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।